हमारी जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स या फिर जो भी हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो बेसिक 5 लॉज पे डिपेंड करते हैं. The combination of element to form a compound in governed by following 5 basic law. So what are these laws? First one is law of conservation of mass, जो हम बहुत स्टार्टिंग से भी पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता भी है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ये कहता है कि कोई भी क्वांटिटी ऑफ मास है या फिर सब्सटेंस है, इट नॉट कैन नॉट बी क्रिएटेड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. So this is the law of conservation of mass. So second one is law of definite proportion. So इस law में हमको जो proportions है हर एक particular substance का उसकी study करनी है और ये law क्या कहता है ये हमको बताएगा. Similarly law of multiple proportions, ऐसे कुछ compounds होते हैं जिसमें multiple elements होते हैं, multiple substance होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कंपोजिशंस में होते हैं, तो उनका परसेंटाइल क्या होगा उसके पीछे का जो लॉ है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. देन लॉ ऑफ गैसियस लॉ, और इसे हम ये भी कहते हैं गे लुकेस लॉ बिकॉज इट इज डिराइव्ड बाय द गे लुकेस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रेशर टेम्परेचर लॉ. देन लास्ट वन इज एवोगाड्रोस लॉ. सो हमारी जो केमिस्ट्री है वो कम्प्लीटली बेस्ड है ये 5 लॉज पे. अगर ये 5 लॉज हमको नहीं समझते हैं तो केमिस्ट्री भी समझना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है. बट हम ये कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको जितने भी हमारे लॉज है वो पार्ट बाय पार्ट आपको समझ में आए और बहुत ही इजी तरीके से हम आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस लॉ वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट ए लेवियसर, जो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहलाते हैं. The law states that in a physical state of chemical changes, the total mass of the reactant is equal to that of the product. It means that कि जो भी reactants होंगे वो जब chemical changes में आएंगे या फिर any physical changes में आएंगे, जो भी हमको product मिलेगा उसका जो मास होगा वो इक्वल टू द प्रोडक्ट के मास का होगा. चाहे कुछ भी चेंजेस हो, चाहे वो फिजिकल चेंज में हमको प्रोडक्ट मिले या फिर केमिकल चेंज में उसका प्रोडक्ट मिले. तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है. So in other words, matter can neither be created or nor be destroyed. It can change from one form to another form. और it can, हम ये कह सकते हैं कि ये इसका एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में हमको कुछ ऑब्टेन होगा. एक रिएक्टेंट है वो हो सकता है स्प्लिट होके हमको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे, या फिर ऐसे हो सकता है कि भी मल्टीपल रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो रहे हैं और बाद में हमको एक सिंगल प्रोडक्ट बने. बट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. इस लॉ का ये मतलब है. तो हम इसको और इलॉबरेट करना चाहेंगे. द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इलुस्ट्रेट द ट्रूथ ऑफ दिस लॉ. व्हेन मैटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, जब फिजिकल चेंज में अगर कोई मैटर आता है तब क्या होता है. तो बेसिक हम हमारा नॉर्मल एग्जांपल है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम हमेशा देखते हैं. आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर. अब आइस जब कन्वर्ट होगा वाटर में तो उसके ऊपर एप्लीकेशन क्या होगा, हीट का, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, मतलब इसका फिजिकल स्टेट यहाँ पे चेंज हो रहा है. जो सॉलिड स्टेट है आइस का वो वाटर में मतलब लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट. उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, हीट चेंज एक्ट कर रहा है. देन हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारी ये आइस क्यूब्स है. जैसे ही हमने इस पे कुछ हीट अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या हुआ कि इट गेट्स मेल्टेड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगा. सो this changes occur due to the increasing of heat, but the total mass of cube is equal to the total mass of the liquid. जो यहाँ पे liquid है और ये cube form हमको दिख रहा है, इस total का जो मास होगा ये इक्वल होगा. सो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो मास है यहाँ पे एक्सटर्नली कोई क्रिएट नहीं हुआ, ना ही डिस्ट्रॉय हुआ. सिर्फ इसमें क्या हुआ, एक फिजिकल चेंज आया जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में ये चेंज हुआ. It is found that there is no change in weight though a physical change has taken place when matter undergoes a chemical change. For example, decomposition of mercuric oxide. अब हम लोग देखने वाले कि इसमें केमिकल चेंज होगा तब क्या होगा. हमने क्या किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को एक ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया एंड उस पर हीट अप्लाई की. देन उसके बाद में हमने आफ्टर सम टाइम ये ऑब्जर्व किया कि जो मर्क्यूरी
ऑक्साइड है उसमें से जो ऑक्साइड है वो उसमें से निकल रहा है एंड मर्क्यूरी क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है एट द बॉटम. So this chemical reaction is represented as mercuric oxide in a gram. When applying the heat, mercury liquid deposit on the bottom and oxygen get removed from the सॉल्यूशन. क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव्ड हो रहा है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट एंड मर्क्यूरी जो है लिक्विड फॉर्म में हमको बॉटम में डिपॉजिट होते हुए यहाँ पे दिख रही है. जो कि जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था वो हमको ग्राम में, इट मीन्स कि ये सॉलिड फॉर्म में हमको पहले था, देन आफ्टर ये हमको लिक्विड फॉर्म में जो मर्क्यूरी है वो प्योर फॉर्म में मिल रही है एंड ऑक्सीजन गेट रिमूव्ड. बट द टोटल मास ऑफ दैट, अब हमको कैलकुलेट करना है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा. सो द HgO, यहाँ पे Hg सिंगल है, OB सिंगल है. सिमिलरली यहाँ पे हमको Hg सिमिलर 1 है एंड देन अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंसिंग करने जा रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन भी 1 है. तो हमें यहाँ क्या फाउंड हो रहा है कि जो रिएक्टेंट है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. We can see here 100 gram of HgO or 92.6 gram of mercury liquid deposited and 7.4 gram of oxygen get removed. During this above thermal decomposition reaction, matter is neither be gained or neither be lost. यहाँ पे हमारा जो matter है वो ना gained हो रहा है ना lost हो रहा है. The total of 92.6 plus 7.4 is equal to 100. It means that कि total mass जो है हमारा मर्क्यूरी का 100 ग्राम इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन विच आर इन प्रोडक्ट फॉर्म. तो यहाँ पे हमारा ना ही मैटर गेन हुआ और ना ही मैटर हमारा लॉस्ट हुआ, हमें टोटल फॉर्म में 100 ग्राम ही मिल रहा है. सो यहाँ पे हमारा जो लॉ है वो कम्प्लीटली यहाँ पे फॉलो होता है. वो क्या कह रहा था हमारा लॉ कि कोई भी फिजिकल चेंज आ रहा है या फिर कोई भी केमिकल चेंज आ रहा है तो उसमें क्या होगा कि जो रिएक्टेंट साइड में हमारा मास होगा किसी भी हमारे मैटर का, जब वो चेंज हो रहा है एंड हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. Law of definite proportion. According to this law, a pure chemical compound always consists of the sum element combined together in a fixed proportion by weight. For example, carbon dioxide may form in a number of ways. That is, first way is by burning of coke. So, जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, सब क्या होता है कि कोक जो होता है हमारा कम्प्लीटली कार्बन मटेरियल होता है. देन कार्बन मटेरियल गेट burn in presence of oxygen, it will give CO2. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन का. इसे हम बर्निंग ऑफ कोक भी कह सकते हैं और फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी कह सकते हैं. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे कार्बन जो मटेरियल जो है या फिर हमारा कोक जलने के बाद ही हमको CO2 मिलेगा. ये नंबर ऑफ वे से मिल सकता है. तो फर्स्ट वन है बाय बर्निंग ऑफ कोक. देन लेट वी सी द नेक्स्ट अनदर फॉर्म्स. So next example of formation of CO2 by decomposition of limestone. जो हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हमने हीट अप्लाई किया तब क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ प्लस CO2 जो है इन गैसेस फॉर्म में उसमें से रिमूव हो गया. सो हमें प्रोडक्ट फॉर्म में क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2. तो हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में जिसमें कोक का बर्निंग थी उसमें भी हमको CO2 ही ऑब्टेन हुआ था. देन अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमने ये देखेंगे कि जो हमारा ये व्हाइट पाउडर है दैट इज अवर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इसमें हम लोग ऐड करेंगे HCl. तब यहाँ से आप सडनली देख रहे हैं कि एक बबल फॉर्मेशंस हो रहा है. तो ये जो बबल फॉर्मेशंस है वो CO2 का रिमूवल यहाँ से हो रहा है एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें क्या मिलेगा, जब कंप्लीट CO2 इसमें से रिमूव हो जाएगा तो हमें वाटर और NaCl मिलेगा. सो जो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन है by the action of diluted HCl on washing soda that is our sodium bicarbonate. जब इस पे हमने HCl और
वॉशिंग सोडा का रिएक्शन किया तो हमें NaCl प्लस H2O मिला, और जो बबल फॉर्मेशन था वो हमारा CO2 इसमें से रिमूव हो गया। एंड वी कैन सी इज क्लियरली कि क्लियर सॉल्यूशन है जिसमें NaCl और वाटर है। ठीक है, तो आप इस तीनों एग्जाम्पल में नोटिस कर पाएंगे कि जो हमारा CO2 है दैट इज अवर CO2, और इसका जो कंपोजिशन है कि इसमें सिर्फ एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अब हमको पता है कि कार्बन इज इक्वल टू 12 एंड ऑक्सीजन का जो हमारा है वो है 16। देन इसका हम लोग रेशियो देख लेते हैं कि इसमें कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। सिमिलरली इसमें भी कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो आप जस्ट इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग और देख लेते हैं कि इसमें कितना होगा। तो कार्बन तो सिंगल ही है हमारा, फर्स्ट में भी सेम था, इसमें भी सेम है, एंड लास्ट वाले एग्जांपल में भी सेम है, तो इट विल 12। बट ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, सो ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 इंटू दैट इज 16। सो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। सो जो हमारे तीनों एग्जाम्पल में जो प्रोपोर्शन था कार्बन का और ऑक्सीजन का, इट विल सेम। और अब हमको जो लॉ है वो लॉ हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पर रेशियो देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो इन 3 एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 32, देन यू कैन डिवाइड इट बाय 2 और मल्टीपल टाइम्स। सो डायरेक्टली यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगी। देन 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। तो हमें जो यहाँ पे रेशियो मिला है वो है 3:8, राइट। तो ये हमारा 3/8 का रेशियो है इन 3 ऑफ द एग्जाम्पल। इसमें भी हमें 3/8 का रेशियो मिलेगा और इसमें भी 3/8 का रेशियो मिलेगा। सो लॉ क्या कहना चाह रहा है कि आप किसी भी तरीके से कोई भी केमिकल कंपाउंड बना लो या फिर कुछ भी मतलब उसके नंबर ऑफ फॉर्मेशन मेथड्स हो गए, तो आप कोई भी एक मेथड से बना लो, बट द प्रोपोर्शन जो रहेगा एक पर्टिकुलर कंपाउंड का, जो हमारा CO2 है यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो रेशियो रहेगा, प्रोपोर्शन जो रहेगा वो ऑलवेज भी सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी मेथड से बनाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको वाटर फॉर्मेशन हुआ, तो वाटर फॉर्मेशन के नंबर ऑफ मेथड्स है। आप इससे वाटर फॉर्मेशन करो इस रिएक्शन से, या फिर डायरेक्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करके वाटर फॉर्मेशन करो, जैसे कि NaCl है, NaCl के भी नंबर ऑफ मेथड्स है प्रिपरेशन के। सो NaCl इज NaCl और इसका जो प्रोपोर्शन रहेगा ऑलवेज भी सेम, चाहे आप किसी भी मेथड से बना लो। तो ये लॉ हमको यही बताने की कोशिश करता है। So in this 3 example, let me erase it all this thing. So in this all 3 examples, CO2 in gram, carbon and oxygen are in 3/8 by weight, right? Law of multiple proportion. इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगी जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। पिज़्ज़ा जो हमको टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इस तीनों पिक्चर में एक चीज़ नोटिस करें कि हमने एक ही पेपरोनी पिज़्ज़ा का यहाँ पे कंसिडरेशन किया है, जिसमें आप पेपरोनीज देखो, उसके जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे जो फोटो है इसमें पेपरोनीज का नंबर देखो, इसमें नंबर जो है पेपरोनीज की बहुत ज्यादा है और इसमें बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ पेपरोनीज है और लार्ज अमाउंट ऑफ चीज है। सो बेसिकली जो ये पिज्जा है ये पेपरोनी पिज्जा है, चीज पेपरोनी पिज्जा, राइट। कंपोजिशन क्या है इसका, सेम है, इसमें चीज है, पेपरोनी है और पिज्जा बेस है। सिमिलरली इसमें भी चीज है, पेपरोनीज है और पिज्जा बेस है, सेम चीज थर्ड हमारे एग्जाम्पल में। बट द प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो डिफरेंट है। इसमें नंबर ऑफ पेपरोनीज आर डिफरेंट, इसमें नंबर ऑफ पेपरोनीज आर डिफरेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसमें हमारे पास 10 पेपरोनीज है, ये थोड़ा कम हो जाता है तो हम थोड़ा सा अलग लेते हैं लार्ज अमाउंट का। सपोज यहाँ पर 25 नंबर ऑफ पेपरोनीज है एंड हमारा एक सिंगल पिज्जा बेस है, तीनों में सिंगल पिज्जा बेस है, बट द अमाउंट ऑफ चीज इज मोर। सो यहाँ पे हमने ले लिया कि 100 ग्राम ऑफ चीज है। बट इन नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा 100 नंबर ऑफ पेपरोनीज है बट ओनली द 50 ग्राम ऑफ चीज इज देयर। बट इन थर्ड एग्जाम्पल 10 number of pepperonis and lot of cheese is there, suppose 100 gram of cheese is there।
यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि एक सिंगल हमारा पिज्जा बेस इन 3 of the example, but the composition of that pepperonis and cheese it different in all the 3 different examples. ठीक है, तो ये लॉ हमको यही बताने की कोशिश करता है। अब इसको हम केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये हमको क्या कह रहा है, बिकॉज इसमें जो है सेम चीज है, composition is same but the amount of each and every component is different. So ये जो एग्जाम्पल है अभी CO2 का जो हम लोग देख लेते, हमने पहले जो देखा था सेम एग्जाम्पल, तो CO2 का ही एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन का जो वेट है डेट इज 12 एंड ऑक्सीजन का जो वेट है 32, बट द कंपोजिशन ऑफ बोथ द, एक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें 2 ऑक्सीजन है, बट एक एग्जाम्पल है हमारा CO, इट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीजन है, तो इसमें जो प्रोपोर्शन है ये डिफरेंट हो जाएगा। सो इसमें क्या हो जाएगा 1/1 का रेशो आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी अमाउंट की बात कर रहे हैं, वेट की नहीं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, वेट को एज अ प्रोपोर्शन लिया था। अब हम यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट की। सो यहाँ पे कार्बन एलिमेंट सिंगल है और ऑक्सीजन एलिमेंट कितने हैं 2। यहाँ पे हमने लिख दिया 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। सिमिलरली यहाँ पे एक ही कार्बन है और एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/1। तो रेशो क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, कंपोजिशन जैसे चेंज हुआ वैसे ही रेशो भी चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज अवर 1/1 रेशो, इट विल रिटन एज like that 1/1 ratio. So let us see the next example. If two elements combine to form a 2 or more compound, the weight of one of the element which combines with the fixed weight of the another in these compounds. So bear the simple whole number ratio by weight. For example, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर कंपाउंड का NH2O2 जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट का यहाँ पे कंपोजिशन चेक करने वाले हैं। सो यहाँ पे कंबाइनिंग एलिमेंट, यहाँ पे देख लीजिए जो हाइड्रोजन है दैट इज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज 2, और वी कैन से दैट ये जो हमारा वेट है, बिकॉज हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, सो यहाँ पे 1 × 2 इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे 1 × 2 that is 2. So the ratio of masses, let me consider that, और आगे हम लोग उसका amount of भी लिख देंगे। So हाइड्रोजन का वेट है 1 एंड कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, so यहाँ पे मास अगर हमको निकालना है तो 2 × 1। सो हमारा रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑफ मास इज 2 और हमारा ऑक्सीजन सिंगल है दैट इज 16, सो इट विल रिटन एज सिंगल 16। सो इन नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का कंपोजिशन है, बट द अमाउंट ऑफ बोथ द एलिमेंट इज डिफरेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन का एलिमेंट 2 है एंड ऑक्सीजन का एलिमेंट भी 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 2 एंड 16 × 2 इज इक्वल टू 32। सो यहाँ पे जो प्रपोर्शन आ गया ये हो गया 2:1 का, राइट। देन यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते 2 and 2 hydrogen and 2 oxygen, so it will cancel by 2/2, so it will ratio is 1:1। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग रेशियो का ले रहे हैं तब हम लोग एलिमेंट का काउंट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मासेस का काउंट नहीं कर रहे, बट जब हम लोग मास का काउंट करेंगे देन इट विल बी 1:16, राइट। इन फर्स्ट एग्जाम्पल 1:16, बट यहाँ पे हो जाएगा 1 × 8। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मास का करेंगे तब 1:8 एंड 1:16 का मिलेगा, बट जब हम लोग एलिमेंट का करेंगे देन 2:1 एंड 1:1। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उस प्रकार से आंसर देना है। सो अगर आपको रेशियो ऑफ मासेस पूछा है तो आपको इस प्रकार से कैलकुलेट करना होगा कि एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू द मास ऑफ द एलिमेंट, राइट। बट अगर आपको रेशियो ऑफ एलिमेंट पूछा है तो आपको इंडिविजुअल एलिमेंट को काउंट करके यहाँ पे रेशियो लेना होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल NO2 का, जिसमें मल्टीपल कंपोजिशन है,
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन में जो फर्स्ट कंपोजिशन है NO2, जिसमें कंबाइनिंग एलिमेंट जो है यहाँ पे फिक्स्ड जो हमारा मास है नाइट्रोजन का डेट इज 14, बट द रेशियो ऑफ मासेस इज 28 एंड 16, बिकॉज 16 क्या है हमारा ऑक्सीजन का मास है एंड 1 नाइट्रोजन का मास है 14, तो 14 इंटू 2 इज दैट इज 28, एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 इट विल ऑब्टेन 14 divided by 8, तो इट विल रेशियो 14:8. सिमिलरली आप यहाँ पे देख लीजिए NO का, सो यहाँ पे आ जाएगा 14/16, बिकॉज हमने ईच एलिमेंट का मासेस का यहाँ पे रेशियो देख रहे हैं इसीलिए. देन N2O3, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, तो ये हो गया 14:24. सो यू कैन सी इन डिफरेंट फॉर्म. आपको क्या पता चल रहा है कि कंपोजिशन जो है यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में है, जैसे कि हमने पिज्जा के एग्जांपल में देखा था कि पेपरोनिस जो है वो डिफरेंट कंपोजिशन में है, पिज्जा का भी कंपोजिशन डिफरेंट है, बट एक सिंगल जो हमारा है यहाँ पे पिज्जा बेस वो 1 था. वैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम है, बट इनका जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, और उसी को हमने यहाँ पे रेशियो फॉर्म में दिखाया है, चाहे आप उसको मास फॉर्म में बताओ चाहे उसको एलिमेंट फॉर्म में बताओ. ठीक है. So here we यहाँ हमने 3 डिफरेंट लॉ का डिस्कशन किया है आउट ऑफ 5 लॉज. फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ प्रपोर्शन, एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. So in next video we will see the Gay-Lucas law of gaseous volume, जिसे हम लोग प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं. In next video we will see the Avogadro's law. जो हमारे रिमेनिंग लॉज है Gay-Lucas law एंड Avogadro's law, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो तब तक के लिए इतना ही. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को.